प्रिय छात्रों, कोशिका में यानी कि सेल में हम लोग अभी तक पढ़े सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, 4 टॉपिक का हम लोग अध्ययन इसमें कर चुके हैं। 5वां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में लिखे हैं ER, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो यह है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पहले होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में पाया जाता है। यह सूक्ष्म नलिकाकार रचना है जिसका एक छोर केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा छोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। तो ER को हम कितने भाग बांटेंगे? ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER को हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। एक हो गया स्मूथ ER, स्मूथ ER, और दूसरा हो गया रफ ER, रफ ER। स्मूथ ER और रफ ER। तो ER कितने प्रकार के हो गए? 2। देखिए फिगर से थोड़ा दिखा दें। जैसे सेल है और सेल के अंदर में क्या रहता है? केंद्रक। तो केंद्रक में एक बाहर से रहता है एक झिल्ली जिसका नाम है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली के पार्ट से निकलता है सूक्ष्म नलिकाकार रचना, इसका नाम है ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से निकलता है सूक्ष्म नलिकाकार रचना। इस पर दाना जैसा रचना देख रहे हैं। तो कुछ राइबोसोम है, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम है, और कुछ विदाउट राइबोसोम जिस पर राइबोसोम नहीं है। तो इस आधार पर ER कितने प्रकार के हो गए? 2। कौन कौन? स्मूथ ER और रफ ER। तो अब देखिए स्मूथ ER में 1 नंबर में क्या लिखे थे? स्मूथ ER। तो स्मूथ ER क्या है? तो यह सूक्ष्म नलिकाकार रचना है जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। ऐसा काम क्या कि कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। 1 नंबर हो गया स्मूथ ER। और दूसरा है रफ ER, ROUGH, रफ ER। तो रफ ER का मतलब कि वैसे ER जिस पर राइबोसोम उपस्थित हो उसको हम लोग कहेंगे रफ ER। और जब राइबोसोम रहेगा तो यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बनेगा, यानी कि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? रफ ER। तो रफ ER प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, स्मूथ ER कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक। इसके अतिरिक्त अंतःप्रद्रव्य जालिका का और कार्य देखेंगे, इसका फंक्शन में दोनों मिला करके सम्मिलित रूप से। तो कार्य में हम लोग देखें क्या कि यह पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, यानी कि केंद्रक से कोशिका में या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों को पहुंचाने का काम कौन करता है? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दूसरा नंबर कि यह कोशिका को अंदर से सपोर्ट देता है, इस तरह का है। तो कोशिका को अंदर से सपोर्ट देगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। या एक और नाम साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। तो पूछेगा क्वेश्चन कि एंडोस्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो ER को, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग एंडोस्केलेटन ऑफ सेल या साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। तो इस तरह से अभी हम देखे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और इसका कार्य देखे। 5 नंबर दिखा रहे थे। अब 6ठा नंबर देखिए। 6 नंबर में है राइबोसोम। जितना सेल के अंदर में है एक एक करके पार्ट देख रहे हैं। तो ये हो गया 6 नंबर में राइबोसोम। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम क्या है? पहले तो देखें राइबोसोम का खोजकर्ता का नाम है पैलेडे। राइबोसोम का खोजकर्ता पैलेडे। और यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तीसरा कि यह सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब समझ लीजिए
कि कोशिका के अंदर जो भी पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर, जितने भी पार्ट हैं सबको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग। तो राइबोसोम क्या कोशिका के अंदर में है, तो इसको भी हम कहेंगे कोशिकांग। और सबसे छोटा जितना भी कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। तो पूछता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिकांग को इंग्लिश में लिखते हैं सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए। तो मेन चीज देखिए कि यह सबसे छोटा कोशिकांग है, कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। दूसरा देखें कि यह प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तीसरा देखते हैं कि यह झिल्ली विहीन रचना है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है। जितना भी कोशिकांग है सब पर झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम और केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, इस पर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। तो पूछेगा कि राइबोसोम होता है झिल्ली युक्त, झिल्ली विहीन, तो आपको बोला होगा झिल्ली विहीन माने मेम्ब्रेन लेस। और इसका कार्य देखेंगे, इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगा। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण माने सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसलिए इसको कहा गया प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है? आंसर कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। या निम्नलिखित में कौन प्रोटीन फैक्ट्री है? तो राइबोसोम। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र या प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम का हम लोग कार्य देख रहे थे। अब देखेंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। तो राइबोसोम को हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में। राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और दूसरे का नाम है 80S राइबोसोम। 70S और 80S कितने प्रकार के राइबोसोम? दो प्रकार का, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। लेकिन 70S क्या है वो देखेंगे। तो S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, इसका पूरा नाम स्वेडबर्ग यूनिट, वैज्ञानिक के नाम पर है स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब हुआ स्वेडबर्ग यूनिट। अब 70S राइबोसोम के बारे में जान लीजिए। 70S राइबोसोम एक नंबर। 70S राइबोसोम दो सब यूनिट के मिलने से बना है, और दो सब यूनिट में एक बड़ा होता है जिसका नाम है 50S और दूसरा है 30S। जोड़ना नहीं है, ये साइज है 50S और 30S का, तो ये दोनों मिला करके 70S हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 और 30 80, नहीं, 50 और 30 मिलकर के कितना है? 70S। तो 70S पूछेगा कि कितने सब यूनिट का मिलने से बना है? तो दो सब यूनिट। कौन कौन? 50S और 30S। या कहेगा कि 70S राइबोसोम का बड़ा यूनिट को, बड़ा सब यूनिट कौन सा है? तो कहेंगे 50S, छोटा 30S। और यह पाया जाता है कहाँ? तो यह प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स क्या है इसके बारे में हम आगे लिखाएंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का उदाहरण देंगे, यूकैरियोट का उदाहरण देंगे आगे, लेकिन अभी तत्काल में जानेंगे कि यह प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। दूसरा कि माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड पूछता है
ना। अब बुझौनिया वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, अब है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, तो 70S। एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ना। 70S कितने सब यूनिट, 2 सब यूनिट का 50S और 30S। और दूसरा देखेंगे 80S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। देखिए ये भी 2 सब यूनिट के मिलने से बना है। एक हो गया 60S और दूसरा है 40S। इसको भी जोड़ नहीं देना है, 60S और 40S 2 सब यूनिट है और दोनों को मिलने से बनता है 80S। एस का पूरा नाम बतला चुके हैं, इसका माने स्वेडबर्ग यूनिट। तो यह 2 सब यूनिट का बना होता है, बड़ा सब यूनिट 60S और छोटा वाला का नाम 40S। और यह यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जितने भी यूकैरियोट्स में हैं सब में मिलता है 80S राइबोसोम, यानी जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन तीनों को छोड़ करके जितना भी संसार में जीव जंतु हैं वे आते हैं यूकैरियोट्स में। जैसे हम लोग यूकैरियोट्स हैं, पेड़ पौधे यूकैरियोट्स हैं, तो तीनों को छोड़ करके जितना भी जीव जंतु हैं किसमें, तो यूकैरियोट्स में। इसको हम आगे लिखाएंगे, अंतर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर है, यूकैरियोट का मीनिंग क्या हुआ, प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या हुआ, क्रमबद्ध हम लोग सीखेंगे। तो ये 80S राइबोसोम हो गया। तो इस तरह से राइबोसोम का दोनों पार्ट आप देखें, 70S और 80S। ये था 6 नंबर का। और 7वां नंबर, 7 नंबर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को लिखते हैं गोल्जी उपकरण, या हिंदी में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, या गोल्गी भी लिखते हैं, गोल्जी काय। 7वां नंबर क्या, 7वां कोशिकांग हो गया। तो गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी का पहले खोजकर्ता देखेंगे। खोजकर्ता हो गए कैमिलो गोल्गी, इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा इसका गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्गी। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में पूर्ण विकसित नहीं होता है। और प्लांट सेल में ही गोल्जी बॉडी का एक और नाम है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, जो अनडेवलप्ड में पूर्ण विकसित नहीं है, अनडेवलप्ड है। अब ये देखें कि यह नलिकाकार रचना है, इसका बनावट देखिए कैसा रचना इसका है। ये गोल्जी बॉडी की रचना है, यही है गोल्जी बॉडी। ये जो लंबा थैली जैसा रचना देख रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका अंतिम छोर राउंडेड है, गोलाकार है, इसका नाम है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, इसका नाम है सिस्टर्नी, हिंदी में यही लिखते हैं सिस्टर्नी। और इसका नाम वेसाइकिल है, और ये वैक्यूल। ये तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, यानी 3 पार्ट है, सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसाइकिल। अब इसका कार्य क्या है, कार्य के बारे में देख लें। पहला तो इसका कार्य है कि यह कार्बोहाइड्रेट अवस्था के संश्लेषण में सहायक, 1 नंबर। दूसरा नंबर कि यह पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, पदार्थ को एक सेल से दूसरे सेल में भेजता है। इसलिए एक नाम इसका है कि
गोल्जी बॉडी को कहते हैं अणुओं का यातायात प्रबंधक। पूछता है कि अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को अणुओं का यातायात प्रबंधक बोलते हैं। डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक, इंग्लिश में डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक, डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक बोलते हैं किसको, गोल्जी बॉडी को। पहला क्या देखे इसका कार्य कि कार्बोहाइड्रेट वसा के संश्लेषण में सहायक, दूसरा हुआ कि पदार्थों को परिवहन में सहायक, पदार्थ को एक सेल से दूसरे सेल में भेजने में सहायक, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अणुओं का यातायात प्रबंधक, डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक। दो काम हुआ। तीसरा है लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। तो हो गया लाइसोसोम का निर्माण किससे, गोल्जी बॉडी से। चौथा नंबर हो गया सेल प्लेट का निर्माण, जो प्लांट सेल में बनता है सेल प्लेट, जो आगे हम देख पाएंगे। सेल प्लेट का निर्माण किससे, गोल्जी बॉडी से। और अगला इसका कार्य है एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। अब एक्रोसोम क्या है थोड़ा देख लें, एक्रोसोम के बारे में देखिए। यह है शुक्राणु, शुक्राणु यानी स्पर्म। स्पर्म होता है मेल गैमेट यानी नर युग्मक, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या है 23। यह है शुक्राणु। और शुक्राणु में रहता है हेड और टेल, हेड और टेल है। तो हेड के ऊपर में एक टोपी लगा रहता है, तो हेड में जो टोपी है उसका नाम है एक्रोसोम, यही है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के निर्माण में कौन सहायक है, गोल्जी बॉडी। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी का हम लोग फंक्शन देखे, बनावट देखे ना। तो ये 7वां हम दिखा रहे थे गोल्जी बॉडी। और 8 नंबर अब देखिए, 8 नंबर में लाइसोसोम। आठ नंबर में देखेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का पहले खोजकर्ता देखेंगे, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता का नाम है डी डुबे। खोजकर्ता कौन है, डी डुबे। यह प्रायः एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एब्सेंट है। और तीसरा ये देखते हैं इसका कि यह एक झिल्ली का बना रचना है। लाइसोसोम कितने झिल्ली का बना रचना है, तो एक झिल्ली का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। तो इस तरह से एक झिल्ली का बना होता है कौन, लाइसोसोम। और इसके अंदर में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें एक प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें बहुत सारे एंजाइम का समूह होता है, बहुत सारे एंजाइम मिल करके बनाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जहाँ लाइटिक टर्म लग गया तो इसका मतलब होता है टूटना। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है देखिए, अगर लाइसोसोम आकार में बढ़ गया तो जब आकार में बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी झिल्ली टूट जाएगी। और झिल्ली टूटने पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएगा कहाँ, ये मान सेल है, सेल के अंदर में लाइसोसोम है। तो झिल्ली टूटने के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर, बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं। उस ऑर्गेनेल को क्या करेगा, ये डिजॉल्व कर लेगा, मतलब घुला लेगा। जब ये घुल जाएगा ऑर्गेनेल्स तो सेल क्या होगा, डेड कर जाएगा, सेल मृत हो जाएगा। और सेल के डेड होने से
लाइसोसोम इसमें जो है वो भी डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम स्वयं को मार लिया, इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को कहते हैं क्या? आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग कहेंगे, आत्महत्या की थैली। और दूसरा नाम इसका है ये एटम बम ना, सेल का एटम बम कहलाता है। कौन? लाइसोसोम, परमाणु बम, इसकी नष्ट करता है सेल को, इसलिए इसका नाम पड़ा परमाणु बम। पूछा कि कोशिका का परमाणु बम कौन है, तो क्या बोलेंगे? लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम नाम सुनने से तो लग रहा है क्या कि हमारे लिए हानिकारक होगा ना, लाइसोसोम अब एटम बम है तो हमें खतरा पहुंचाएगा, लेकिन लाइसोसोम खतरा नहीं पहुंचाएगा बल्कि यह हमारे लिए लाभदायक है। किस प्रकार लाभदायक है कि यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, माने अंतरापाचन, माने सेल के अंदर में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जाएगा, जीवाणु वगैरह जाएगा, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम हमारे लिए लाभदायक है। तो लाइसोसोम का काम क्या हो गया? अंतराकोशिकीय पाचन में सहायक, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सहायक ना। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली या सेल का एटम बम। तो ये देख रहे थे लाइसोसोम। कै नंबर? 8 में हो गया लाइसोसोम। जितना भी पार्ट्स है हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, सबका काम समझेंगे, उसका रचना समझेंगे। तो क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, वो क्वेश्चन छूटने की बात नहीं है। लेकिन ऐसे जो हम लोग रट करके पढ़ेंगे या वन लाइन जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? दिमाग से ऊपर जाएगा और कंसेप्ट नहीं बनेगा। कंसेप्ट बनेगा नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा, इसलिए कंसेप्चुअल होना जरूरी है। कंसेप्ट रहने पर कई क्वेश्चन दिमाग में आएगा और सॉल्व होगा। और ये भी आपको बतला दें कि शनिवार को हम टेस्ट देने जा रहे हैं। शनिवार रविवार को अभी तत्काल में टेस्ट रहेगा, वैसा आवश्यकता पड़ने पर 3-4 दिन टेस्ट कर देंगे। टेस्ट का डिस्कशन मेन होगा, डिस्कशन जितना भी दियाएगा उतना ज़्यादा हम लोग को फायदा होगा, उतना ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन निकलेगा। इसलिए टेस्ट और उसका मेन है डिस्कशन, ये होना ज़रूरी है। तो 25 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे। 25 क्वेश्चन के टेस्ट में लगभग 100 क्वेश्चन निकलेगा और उससे कंसेप्ट भी बनेगा। डिस्कशन हम लोग ना बढ़िया से करेंगे, डिस्कशन तगड़ा होगा। और अब ये देखते हैं 8 नंबर हो गया लाइसोसोम और 9 नंबर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसको तारकाय भी कहते हैं। तो इसका पहले खोजकर्ता का नाम है बोभरी। खोजकर्ता हो गए बोभरी। यह मिलता है एनिमल सेल में, यह एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? तो एनिमल सेल में। खोजकर्ता कौन हो गए? बोभरी ना। और यह केंद्रक के ठीक ऊपर स्थित होता है। पूछा कि सेंट्रोसोम कहाँ रहता है? तो केंद्रक के ठीक ऊपर, केंद्रक का न्यूक्लियस, यह केंद्रक के ठीक ऊपर होता है। न्यूक्लियस के ठीक ऊपर होता है। और इसमें जैसे यह है सेंट्रोसोम, तो इसमें 2 सूक्ष्म रचना पाया जाता है इस तरह का। आइए, सूक्ष्म रचना का नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हो गया। और इसका कार्य क्या है? तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन, यह कोशिका विभाजन में
मतलब सेल डिवीजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम किस में सहायक? तो सेल डिवीजन में। तो ये 9 नंबर हम देखे सेंट्रोसोम देखे। इसके बाद देखते हैं रिक्तिका, 10 नंबर रिक्तिका या रसधानी। सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग डिटेल में सबका स्टडी कर लेंगे। टाइम भी देखना है, टाइम फैक्टर, चूँकि परीक्षा का लगभग 3 महीना टाइम रहा, उस आधार पर सब क्वेश्चन को देखते हुए करना है, मेहनत थोड़ा जम के करना है। तो ये 10 नंबर हो गया रिक्तिका यानी रसधानी, वैक्यूल। तो ये रसधानी केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। रसधानी केवल किसमें मिलता है? तो प्लांट सेल में। तो यह प्लांट सेल में पाया जाता है। यह एक झिल्ली की बनी रचना है। रसधानी एक झिल्ली का बना होता है और इस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। पूछेगा ना कि रसधानी के झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर में एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसका नाम है सेल सैप। द्रव्य का नाम है सेल सैप, हिंदी में कहते हैं कोषाद्रव। कोषाद्रव कहते हैं। और इसका काम क्या, कोषाद्रव में होता क्या है सो देख लीजिए पहले, कि सेल सैप में इसमें रहता है जल, खनिज लवण, शर्करा इत्यादि। ये सब मिला करके बनता है सेल सैप। और ये पौधे का स्टोरेज ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि संचय करने का, पौधा में संचय का काम है किसका? रसधानी का, इसलिए इसको कहते हैं स्टोरेज ऑर्गन। तो वैक्यूल को क्या कहते हैं? वैक्यूल को पौधे का स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन स्टोरेज ऑर्गन है पौधे का? तो वैक्यूल। वैक्यूल में क्या? सेल सैप होता है। तो सेल सैप में क्या रहेगा? तो जल, खनिज लवण और शर्करा ना। लास्ट में जैसे सेल खत्म हो जाएगा तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ टेस्ट से भी क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन तो एकदम मस्ट है, क्योंकि कम समय में और बेहतर तैयारी के लिए टेस्ट की भी आवश्यकता हम लोग को है। तो शनिवार से हम टेस्ट दे देंगे। तो ये रहा 10 नंबर रसधानी। 11 जो लास्ट है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, प्लास्टिड इसको कहते हैं लवक। लवक यानी प्लास्टिड। और लास्ट में फिर 11 नंबर हम देखेंगे प्लास्टिड। लेकिन ये देखेंगे अगले क्लास में ना। थैंक यू वेरी मच।